उसका पुनर्संकल्प लेने का दिन माना जाए। आज के जो सदारत जो कर रहे हैं कॉमरेड हमारे इंद्रजीत, कॉमरेड सुरेंद्र, कॉमरेड जगमती, मंच पे बैठे हुए गुरचेतन, जिसको हम प्यार से गोगी कहते हैं, उसका घर का नाम गोगी है, और कॉमरेड सही राम और कॉमरेड्स और भाइयों बहनों, कॉमरेड सुरजीत की जन्म शताब्दी मना क्यों रहे हैं? अभी सुना आपने, उनके बहुत सारे जिंदगी के अंदर उनके अनुभव बहुत सारे हैं। एक देश के आजादी के सिपाही की तरह, एक देश के क्रांतिकारी आंदोलन के सेनापति के तरह से उन्होंने जो काम किया, और देश की राजनीति को ही एक नया मोड़ देने में जो उनका योगदान रहा है, ये सब अपने आप में बड़ी उपलब्धि की चीजें हैं। लेकिन अगर जन्म शताब्दी हम अपना रहे तो एक गर्व की बात है, 16वीं साल में ब्रिटिश हुकूमत ने उनको गिरफ्तार किया। गदर पार्टी के साथ उनका जो अनुभव रहा, उससे वो क्रांतिकारी भावनाएं किस तरीके से आई, इसके बारे में आपने सुना। व्यक्तिगत तौर पर एक ऐसी जिंदगी उनकी हुई परिस्थितियों की वजह से कि शायद जब गोगी पैदा हुआ था या उसके बड़े भाई जो पैदा हुए थे तो जेल में थे कॉमरेड सुरजीत, और शादी करने के तुरंत बाद उनको गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिश हुकूमत ने, और जेल में रहने के बाद कुछ महीनों के बाद छोटे बच्चे के साथ एक औरत पहुंचती है वहां पे उनसे मिलने के लिए, और उसके साथ अपने कॉमरेड भी पहुंचे। तो धीरे से कॉमरेड सुरजीत कैदी थे, बाहर आए मुलाकात के लिए, सो धीरे से अपने कॉमरेडों से मिलने के बाद वो कॉमरेडों से पूछते हैं कि ये औरत कौन है भाई, ये बच्ची को लेके आएगी? तो बोला ये आपकी बीवी है और ये बच्चा आपका है। मतलब ऐसी रही उनकी जिंदगी, और आखिरी दम तक वो एक ऐसा भारत का निर्माण की उनका व्यू था। आजकल सभी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सपने दिखा रहे हैं सबको, कॉमरेड सुरजीत सपने नहीं दिखाते थे। कम सपने वही देखते हैं जो सो जाते हैं, नींद में ही सपने देखते हैं। कॉमरेड सुरजीत का कहना यह था कि हम जिंदा, मतलब हम जो है जब सोते नहीं हैं तब हम जो सपने देखते हैं वो एक व्यू है, सपना नहीं। सपने को ड्रीम कहते हो आप, व्यू को आप विजन कहते हो। सपना जो है वो अपने असली जिंदगी के पीड़ाओं से एक ऐसी दुनिया में ले जाती है सपने, जहां पर हम लोग सब नींद में खुश होते हैं। लेकिन हम जिंदा रहते हुए अगर खुशी हासिल करना चाहते हैं तो इस समाज के अंदर बिना शोषण की समाज बनाए, तभी वो खुशी प्राप्त होगी। तो हमारा व्यू है कि उस तरीके के समाज का निर्माण, और उस तरीके के समाज का निर्माण अगर करना है, शोषण किसी प्रकार का क्यों ना हो, उस शोषण के खिलाफ हमें एक जंग छेड़कर मानव मुक्ति को हासिल करना है। ये उद्देश्य था भगत सिंह का भी, ये उद्देश्य था गदर बाबाओं का भी, ये उद्देश्य था कॉमरेड सुरजीत का भी, और उनके साथ जुड़े हुए सब उस पीढ़ी का जो क्या बात कह रहे थे, जो भगत सिंह ने भी कहा, जो कॉमरेड सुरजीत की पूरी जिंदगी में हमें बता के गए कि राजनीतिक आजादी से हम खुश नहीं हैं, ब्रिटिश हुकूमत को भगा देंगे, हमारे देश के शासक वर्ग जो है शासन करने आएंगे, लेकिन अगर वही सिलसिला चलता रहा, उसी तरीके से शोषण होता रहा लोगों के ऊपर, तो वो असली आजादी नहीं। असली आजादी वो है जो हमारी राजनीतिक आजादी है। हम 5 साल में एक बार वोट डालते हैं, या आजकल हमारे पंचायतों के लिए, म्युनिसिपैलिटियों के लिए शायद हर साल एक बार वोट डालते हैं। वो आजादी जरूरत है, या वो आजादी बुनियाद है, लेकिन उस आजादी का इस्तेमाल करते हुए हर इंसान का जब तक आर्थिक आजादी नहीं दिलवाएंगे हम, तब तक ये एक बेहतर भारत के रूप में नहीं बदल सकता। और उस बेहतर भारत के रूप में बदलना है तो रास्ता क्या है? इसी रास्ते के खोज में वो मार्क्सवाद
तक पहुंचे। और मार्क्सवाद तक पहुंचे किस लिए? क्योंकि ये राजनीतिक आजादी को आर्थिक आजादी में बदलना, ये काम अधूरा रह गया। और ये काम तभी हो सकता है जब शोषित शासक वर्ग उनके ऊपर जब हमला करके शोषित वर्ग शासन को अपने हाथ में नहीं लेता, तब तक ये संभव नहीं। जिंदगी भर उन्होंने इसी समाज के निर्माण के लिए अपना पूरा का पूरा जिंदगी अंकित किया। और वही है कॉमरेड सुरजीत की कहानी जिंदगी की संक्षिप्त में। हमें ये मौका मिला और मेरी खुशकिस्मती थी कि कई वर्षों तक उनके साथ मिलकर काम करने के लिए, अगर उनसे बहुत कुछ सीखा हमने, लेकिन अगर एक बुनियादी बात सीखी तो यही है कि वो हर बार बताते थे हम सबको। यहाँ पर जो बुजुर्ग है वो भी कई बार शायद कॉमरेड सुरजीत के मुंह से इस बात को सुने होंगे कि हमें जिंदगी मिलती है सिर्फ एक बार, और इस जिंदगी का क्या करोगे तुम, ये तुम्हारा खुद का निर्णय है। खाते पीते जिंदगी चाहिए या इस जिंदगी का कोई असर पड़े अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि इस जिंदगी के चलते हुए उनका जिंदगी भी बेहतर हुआ। और क्योंकि एक ही बार जिंदगी मिलती है तो हंसी मजाक में हम बोलते थे हमारे देश के अंदर धर्म का प्रभाव है। कई सारे लोग समझते हैं कि पुनर्जन्म होगा, अगर इस जन्म में हम नेक रहे तो अगले जन्म में हम बेहतर इंसान के रूप में हमारा जन्म होगा, बदल में। तब उनका एक जवाब क्या था? अगर फर्ज करो वो तो नास्तिक रहे जिंदगी भर, जैसे भगत सिंह रहे। और नास्तिक क्यों रहे वो भी उन्होंने सिखाया हमको, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इस जिंदगी के बारे में जब बोले पुनर्जन्म होता है तो बोलने लगे कि चलो मान लो कि पुनर्जन्म होता है तुम्हारा, लेकिन जब पुनर्जन्म होता है पिछले जन्म कुछ याद नहीं रहता है, याद तो नहीं रहेगा ना। तो इस जन्म में अगर कुछ करना है तो इसी जन्म में इसी समय तुम्हें करके दिखाना होगा। और जिंदगी का आखिरी दम पर जो भी हर व्यक्ति जाता है इस दुनिया से, जाते जाते एक ही सवाल दिमाग में आता है कि मेरी जिंदगी का क्या है मूल्य, इसका क्या असर पड़ा हमारे समाज के लिए और इतिहास के लिए। और वो एक ऐसे इंसान थे जो इतिहास के ऊपर अपना छाप छोड़कर जाने वाले, और वो छोड़कर गए वो। क्योंकि आज के दिन जब आज की राजनीतिक बात हम राजनीतिक हालात के बारे में हम जब देखते हैं, विश्लेषण करते हैं कॉमरेड सुरजीत की, कभी बहुत याद आती इसलिए कि उनको कहा जाता है कि वो विश्व पितामह थे हमारे देश के राजनीति। विश्व पितामह क्यों थे? इसलिए अपना उद्देश्य से कभी नहीं वो हटे, लेकिन उस उद्देश्य को लागू करने के लिए हमारे राजनीतिक दुश्मनों के बीच में जो भी अंतर्विरोध हैं, उन अंतर्विरोधों का कैसे इस्तेमाल करें अपने फायदा के लिए। फायदा माने समाज के फायदा के, व्यक्तिगत नहीं, समाज के फायदा के लिए हम कैसे इसको इस्तेमाल करें, उस काम में वो बड़े माहिर थे। 1996 की बात थी, आपको याद होगा। तब 1996 में चुनाव जब हुई थी, किसी को बहुमत नहीं मिला। वाजपेयी साहब को सबसे ज्यादा एमपी मिले, मतलब बीजेपी को सबसे ज्यादा एमपी मिले, लेकिन बहुमत नहीं था। हमारे राष्ट्रपति सबसे बड़े पार्टी को आमंत्रण किया कि प्रधानमंत्री बन जाओ। हम लोग सब उसके खिलाफ राष्ट्रपति के पास गए, कॉमरेड सुरजीत भी आए थे। राष्ट्रपति ने लिहाज के हिसाब से उन्हें बोला सभी राजनेता आ रहे हैं तो आपको जो है हम नाश्ता खिलाते हैं, सुबह आइए। तो कॉमरेड सुरजीत भी पहुंचे वहां पे, और पहुंचने के बाद वो नाश्ता पूरा सजा हुआ था, मतलब राष्ट्रपति है देश के, तो नाश्ता सजा हुआ था। तो सीधा राष्ट्रपति से कहे मैं तेरे पास खाना खाने नहीं आया, तेरा नमक नहीं खाना है। तो बोला भाई कि राष्ट्रपति से इस तरीके से कौन बात करता है, मतलब ये। और हमारी पार्टी के वोटों से वो राष्ट्रपति बने, और सीधा उनसे पूछे कि भाई तेरे को इस कुर्सी पे इसलिए बिठाया कि तू जो है सांप्रदायिक ताकतों की सरकार बनाएगा, इतनी जहमत तूने कैसी की?
तो करते हुए उसको मतलब दो चार सुनाते हुए बिना खाए वो निकल गया। अब पीछे पीछे हम भी थे। अब हमें समझ में नहीं आया वहां की जलेबी खाएं या ना खाएं। तो आपने कहा कि चलो कभी सुनते देख करे, लेकिन राष्ट्रपति को उठकर मुंह के सामने पकड़कर इस तरीके से डांटना ना तब उससे पहले देखा ना बाद में देखा। कभी सुजीत की हैसियत थी। और तब निकलते निकलते बाहर तो हम बोले अब क्या करें, प्रधानमंत्री तो बन गया वाजपेयी। तो बोला फिक्र मत करिए, ये जब वोट लेने आएगा लोकसभा में ये हार जाएगा। मैं बोला सत्ता का भी तो लोभ होता है लोगों के पास। जब चुन के आए कई सारे इंडिपेंडेंट लोग, कई सारे छोटे छोटे पार्टियां ये खरीद लेंगे सबको ऐसे। तब बोले उन्होंने क्या समझ रखा, हम भी तो हैं, देखेंगे कैसे खरीदेंगे। मेरे को भरोसा नहीं था। मैं समझा बन गए वाजपेयी तो वो टिके रहेंगे। 13 दिन के बाद वो आई उनकी वोट, और उस वोट के अंदर हार गए वाजपेयी। जब हार गए ताजुब हुई थी, क्योंकि जितने लोग जो गैर बीजेपी के और गैर कांग्रेस